अच्छा जी, अब आज सिर्फ ट्यूसडे ही है। हमें ये आकाशवाणी में आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज सम पीपल थिंक कि यार मंडे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाय द टाइम इट्स आल्सो ट्यूसडे यू रियलाइज़ के अभी बहुत दिन बाकी हैं इससे पहले कि वीकेंड आए। वीकेंड को हम एसोसिएट करते हैं देर तक सोने से, हलवा पूरी के नाश्ते से, आराम आराम से काम करने पे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि चंद घंटों का वीकेंड आता है, दिन नहीं होते, वीकेंड आता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब 4 वर्क डे वीक के लिए भी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, वीकेंड 3 दिन का होना चाहिए। इन सब से मुराद, एंड वी वर थिंकिंग एंड सिटिंग डाउन विद माय टीम, हम सोच रहे थे कि इसकी वजह ये है कि लोग वीकेंड को स्लोनेस से, आराम से, आसाइश से, सुकून से रिलेट करते हैं कि उस दिन हमें कहीं पे भाग दौड़ करके जाना नहीं है, जल्दी जल्दी स्कूल नहीं पहुंचना, जल्दी से कॉलेज की बस नहीं पकड़नी, ऑफिस नहीं पहुंचना, वो वाकई एक छुट्टी का दिन है। तो हमने सोचा कि क्या ऐसी ज़िंदगी पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून और इत्मीनान आ जाए कि हर सुबह आपकी इसी तरह शुरू हो, यानी रादर देन कि आप सुबह सुबह एक जंग के लिए, एक लड़ाई के लिए तैयार हों। क्या आप वाकई एक अच्छा सा दिन सोच सकते हैं, सुकून से अपनी चाय पी सकते हैं, मज़ेदार नाश्ता बना सकते हैं, थोड़ी सी गपशप घर वालों के साथ करके काम पे जा सकते हैं। आपको पता है, जब मैं डिबेटिंग डेज़ में हमारे होम स्टेज़ हुआ करते थे, व्हेन वी वर अंडर द एज ऑफ 18, तो बजाय इसके कि हमें हॉस्टल में या होटल में ठहराया जाए, हमें होम स्टेज़ दिए जाते थे। हम उस फैमिली के साथ, वहाँ का एक थोड़ा सा अपनाइत भी होती थी। फिर हम कहते थे कि यार ये अंडर एज हैं तो इनके ऊपर पेट्रन्स या इनको शैपरॉनिंग की भी ज़रूरत है। सो आई वंस स्टेड इन दिस विद दिस फैमिली इन हवाई। तो उनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले उनके गार्डन में एक स्विंग हुआ करता था, वहाँ पे जाके खेलते थे। उनके 2 कुत्ते थे तो वो डॉगीज़ के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करते थे और डॉगी को बॉल फेंकते थे, वो कैच करके वापस लेके आता था, हंस रहे खेल रहे। फिर आएंगे और उनके वालिद साहब, मुझे याद है कि अच्छी सी सुबह सुबह ताज़ी ब्रेड बेक किया करते थे जिसकी खुशबू सारी तरफ फैली होती थी। फिर बच्चे बाहर से खेल कूद के आते थे और अपना नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद तैयार होते थे, फिर स्कूल बस की तरफ जाते थे। और ये बिकॉज आई वॉज ओनली 16 ईयर्स ऑफ एज, मेरे लिए एक हैरान कुन चीज़ थी। मैंने कहा हमारे घरों में तो चीख दाड़ मची हुई होती है, सुबह सुबह अम्मी डांट रही होती हैं कि तुमने बैग पैक नहीं किया, मोज़े किधर हैं। हम वापस आके कह रहे थे, ओ मम्मा हम बताना भूल गए, आज तो हमने स्पोर्ट्स के जूते पहने थे और हमने ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं। यानी ऑल ऑफ दिस यूज़ टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉर्निंग। फिर हॉर्न आके बजा रही है, बस आपने जल्दी पहुँचना है, टिफ़िन आप भूल गए, नाश्ता तो आपने किया नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि कितना मुख्तलिफ स्टार्ट ऑफ द डे। और नॉट टू फॉरगेट कि क्योंकि ये घर हवाई में था तो दिस वाज आल्सो बीच फेसिंग, कि सुबह सुबह ये जो सब कुछ गार्डन में हो रहा है तो बालकनी के आगे गार्डन, गार्डन के आगे बीच, ज़बरदस्त समा। और मैं कहती थी यार ये बच्चे कितने लकी हैं। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी उस तरह की मॉर्निंग हम अपनी ज़िंदगियों में कल्टिवेट नहीं कर पा रहे। सोचें इस बच्चे का फोकस कितना मुख्तलिफ होगा, ये कितना खुश अपने स्कूल पहुंचता होगा, बजाय इसके कि हमारे जैसा बच्चा मुंह बसोड़ता हुआ, वैन में थोड़ी थोड़ी आँख लगती हुई। एक बहुत ही अलग दुनिया है। आइए ज़रा स्लो मॉर्निंग्स की बात करते हैं, रेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में और हमारे इर्द गिर्द रेस्ट को बुरा समझा जाता है, काम चोरी समझा जाता है। हमें लगता है कि वक्त बर्बाद कर रहे हैं अगर आप काम नहीं कर रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं माई वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो ट्विनिंग विद मी, राबिया नजीब, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्रिएट सम एक्सेलेंट कंटेंट अराउंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच राबिया फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं आरीन शाहिद, हु इज़ अ जेंडर स्पेशलिस्ट। शी इज़ करंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद द वर्ल्ड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वासिफ मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि HR और OD कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। वासिफ, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ऑफिसेज़ में आप क्या देख रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट है कि सुबह का पहला घंटा बड़ा होली होता है, या आपको लगता है कि बस लोग तैयारी के साथ आते हैं कि एक जंग के मैदान में एंटर हो रहे हैं और बहुत सारी डेडलाइंस, बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को हमने डॉज करते हुए आगे बढ़ना है और सरवाइव करना है शाम 5 बजे तक? Thank you so very much. Assalamu alaikum. Good morning to entire Pakistan. Thank you for having me on the show, Sidra. बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ। I think you're very right. ये जो सुबह का पहला घंटा होता है, इसके अंदर हम हर ऑफिस के अंदर देख रहे होते हैं ना। मैं पाकिस्तान से बाहर भी कुछ काम कर रहा हूँ। So ironically, when I see humans, के पहला आधा घंटा जो है वो एक जंग वाला माहौल होता है। और उसकी आई थिंक बेसिक वजह ये है कि हम जो पिछला डे क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो अगले दिन की सुबह में है, वो पिछले दिन की शाम में क्लोज नहीं हुआ होता। सो वो जो पेंडिंग टास्क हैं
हम सब उसको क्लोज करने के अंदर लग जाते हैं, इस चीज को रियलाइज किए बगैर कि वो जो पहला आधा घंटा है या पहले 40 मिनट हैं वो हमें खुद के साथ या उन कॉलीग्स के साथ गुजारने हैं, जस्ट टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक एट द वर्क। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक जंग के मैदान में ही रहेंगे और वो जंग कंटिन्यू रहेगी, जो इस चीज का जिक्र आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी किया। तो आई थिंक हम उस पॉज को इंजॉय नहीं करते हैं जो हमें चाहिए होता है, और आई थिंक अगर हम उसको इंजॉय करें तो आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, आप खुद भी उस हैप्पीनेस, खुशी के साथ दफ्तर आना महसूस करेंगे अगर आप उसको प्लान करके चल रहे होंगे। तो आई थिंक ये एक मिसिंग एलिमेंट है जिससे दुनिया गुजर रही है। एब्सोल्युटली। अरिन, व्हाई आर वी ऑल ड्रैगिंग आवर फीट? हम सुबह सुबह अगर जल्दी उठ भी जाएं, हम काम पे या अपनी मंजिल पे, चाहे वो स्कूल और कॉलेज हो, हमें हमेशा ये फीलिंग क्यों होती है कि हम लेट हो रहे हैं? वी आर ऑलवेज रशिंग। इसकी क्या वजह है? आर वी बैड टाइम मैनेजर्स, या हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं? हमें ये नहीं पता होता कि किसी काम में कितना वक्त लगेगा। हर दफ़ा हमें लगता है, हमें पता है कि रश होगा, लेकिन हम उतने ही बजे निकलते हैं और अपने आप को पैनिक में डालते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Definitely, Sidra. First, thank you for having me on the show. It's always a pleasure, and you're very right. And I think prioritization of task एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने देखा होगा जो मॉर्निंग्स है ना, बड़ी हाई प्रेशर विंडो बनी होती है, स्पेशली फॉर वुमेन। उन्होंने अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है, ऑफिस के लिए भी निकलना है। सो व्हाट पीपल वांट टू डू इज़ डू एवरीथिंग इन द मॉर्निंग, कि घर भी उस सुबह ही साफ़ होना चाहिए, बच्चे भी सुबह ही लंच बनेगा उनका जो उन्होंने लेके जाना है, ऑफिस की भी डेडलाइंस मीट करनी है। सो आई जस्ट थिंक कि बहुत सारे ऐसे सुबह के काम हैं जो शाम में भी हो सकते हैं। ये कोई कहीं कहीं लिखा नहीं है कि ये काम सिर्फ सुबह ही हो सकता है। सो आई थिंक जब आपकी टास्क लिस्ट में प्रायोरिटाइजेशन होगी कि सुबह के टाइम आई नीड टू फोकस ऑन रिप्लाइंग टू माई ईमेल्स एंड सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल, तो मेरे अब 2 काम रह जाएंगे। लेकिन अगर मेरे इसमें हेल्पर्स भी मुझसे बात कर रहे हैं और भी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर ना आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दैट। एब्सोल्युटली। और अभी आपने जैसे कहा ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन, राबिया, मुझे तो एकदम ना खातून का वो इमेज आ रहा है, वो जो इंडियन गॉडेस नहीं होती, 2 आँखें 12 हाथ, एक हाथ में फ्राइंग पैन होता है, एक हाथ में बच्चों के जूते होते हैं, एक में बैग होता है। ये क्यों इमेज आ रहा है? व्हाई डू वुमेन थिंक कि उनके सामने ये हर्क्यूलिन टास्क है कि वो सब कुछ कर सकती हैं और उसी 20 मिनट में कर सकती हैं? Yeah, that's a very, very valid point, Sidra. And firstly, thank you so much for having me here. And yes, women, you know, सबसे पहला मसला हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें एनर्जी मैनेजमेंट भी नहीं आती। हमें जो है वो अपना स्केड्यूल तो हम मैनेज कर ही नहीं पाते, लेकिन हमारी एनर्जी भी जो है वो हर ऐसी जगहों पे ज़ाया हो रही होती है जहाँ पे जो है वो कंज़र्व हो सकती है एनर्जी। हम अपने आप से कभी ये क्यूरियस नहीं होते या ये सवाल नहीं पूछते या पॉज नहीं करते कि अच्छा हम अगर ऐसा कर रहे हैं या यू नो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, या हमें पता है, हमारी अवेयरनेस में ये चीज़ है कि ट्रैफिक होगा, लेकिन हम फिर भी तब भी क्यों नहीं थोड़ा सा वक्त से पहले निकल पा रहे। अगर ख़वातीन हैं तो वो बच्चों का यू नो लंच हर रोज़ इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतने प्रेशर में आके क्यों मैनेज करिए, क्योंकि ये तो रोज़ ही हो रहा है। तो हम क्यूरियोसिटी तो हमारी इट्स गॉन आउट ऑफ द विंडो फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। मुझे बताओ कि जो ख़वातीन इससे गुजर रही हैं, आप उनको कुछ हैक्स बताएं, मुझे बताएं कि क्या कर सकती हैं वो अपनी मॉर्निंग्स को थोड़ा रेस्टफुल, थोड़ा पॉजिटिव, स्लो मॉर्निंग्स बनाने के लिए, जिसमें ये सारे काम भी हों लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें। जी राबिया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है वो डिटर्मिन करना है कि आपको कितना टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल लगता है लंच बनाने में बच्चों का, या तो आप मील प्रेप कर लें रात में, या तो आप आपकी उसमें एनर्जी बच जाएगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है सिद्रा जो हम पहले एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जो हम अगले दिन कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी मैनेज होगा, हमारे एनर्जी भी मैनेज हो जाएगी। इससे या तो फिर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं। दूसरा, आप अपने नर्वस सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें सुबह सुबह। जैसे ही अलार्म बजता है, आप पहले स्नूज़ पे नहीं उठते, आप पहले अलार्म पे नहीं उठते, आप स्नूज़ किए जाते हैं उसको, और उसके बाद जो है 15 मिनट 20 मिनट लेट उठते हैं, और आप भी पैनिक में होते हैं, फिर आपके बच्चे भी पैनिक में होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये जो पॉइंट है ना, ये मैं लेके जाना चाहूँगी वासिफ के पास। वासिफ, ये सिर्फ बच्चों के साथ हो रहा है या बड़ों के साथ भी हो रहा है कि वो पहले अलार्म पे नहीं उठ पा रहे हैं, स्नूज़ पे स्नूज़ दबा रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि फॉर सम ऑड रीज़न, जब राबिया बात कर रही थी तो मेरे जहन में ना तारे ज़मीं की मॉर्निंग आ रही थी,
जिसके अंदर दर्शील बेचारे के अलावा सारे लोग झटपट अपने दफ्तर पे अपने काम पे चले जाते थे, वो आराम से उठता था, पहले रोबोट्स के बारे में सोचता था, फिर स्पेस स्टेशन बनाता था। तो पर्सनालिटी का भी तो फ़र्क होता है ना, क्या कहोगे? बिल्कुल, पर्सनालिटी का फर्क होता है। दर्शील की एग्जांपल ही ले लेते हैं, और जो डिस्कशन हम कर रहे थे, हमने ये बात कर ली कि जल्दी उठना चाहिए, रात को कुछ टास्क कर लेने चाहिए। Let's also collaborate ना। I'm a son of a working woman and I'm a husband of a working wife, and I have to play my part as well. So I think within the family everyone has to play their part ताकि वो integrated रहे। ये जो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि लोग ड्रेन फील कर रहे हैं, इज बिकॉज दुनिया बहुत कंपेटिटिव हो गई है। सबको कंपेटिटिव भी रहना है, सबने रेस्ट भी करना है, और रेस्ट की वजह भी होनी चाहिए। तो आप अगर सबको ड्रेन नहीं करना चाहते तो एवरीबडी हैज टू प्ले अ पार्ट। So there are some chores at my home जो बेसिक्स हैं, जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैंने सीखा है बचपन से अब तक, वो मैं करता हूँ टू मेक श्योर कि मेरे इंटीग्रेटेड मेरा अपना खुद का एज अ कंसल्टेंट ग्लोबली मैं उसके अंदर रहूँ, और माय माय पार्टनर प्लेज हर पार्ट एज वेल। सो आई थिंक एक तो ये चीज कर सकते हैं, और दर्शील को भी क्योंकि सबने इतना बुम्बार्ड कर दिया हुआ था, इतने सारे टास्क में फंसा दिया हुआ था कि उसको तारे ही नजर आते थे। तो आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है कि हम टास्क को साथ लेके चलें। और सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग वाकई अलार्म के ऊपर ना आप इतने मोटिवेटेड है। जैसे मुझे याद है कि स्कूल का पहला दिन होता था तो आपकी हर चीज़ नई है, आपका यूनिफॉर्म नया है, आपका स्कूल बैग नया है, आपका कोर्स बुक नया है, तो आई यूज टू फील वेरी एक्साइटेड। ऑन द अदर हैंड आई न्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, उनको लगता था कि भाई छुट्टियों के दिन कितने अच्छे थे। सो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होंगे। हमने सुबह की बात की, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा हमारे लार्जर सब्जेक्ट यानी रेस्ट की तरफ आएंगे। हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ रफ्तार हो गई हैं कि हम हर वक्त अपने आप को एक मशीन की तरह प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, किसी ना किसी गोल की तरफ हमें भागते रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं रियलाइज़ करते कि रेस्ट का आपके लिए, आपके रिजुविनेट होने के लिए कितना अहम किरदार है। सो वाई डू वी फील गिल्टी व्हेन वी आर रेस्टिंग? दैट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़रा सुकून, तहम्मुल, रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे शेख चिल्ली याद आ रहा है, एक दिन वो चारपाई पे बैठा आराम से जो ना अपने सपने सजा रहा था फ्यूचर के कि मैं क्या करूँगा, तो किसी ने आके उसको डांटा, कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। कहता है मुझे क्या करना चाहिए? कहता है तुम ऐसा करो, कोई काम धंधा करो। तो कहता है फिर क्या होगा? कहता है कि देखो अगर तुमने एक भैंस ली और उसका दूध तुमने बेचना शुरू किया तो तुम्हारी तरक्की होगी, फिर उसके बाद तुम 2 भैंसें ले लोगे, फिर तुम पूरा बाड़ा ले लोगे, फिर और तरक्की होगी, फिर 2-3 बाड़े हो जाएंगे, फिर दूसरे शहरों तक तुम्हारा बिज़नेस फैल जाएगा। वो सुनता रहा, उसने कहा उसके बाद क्या होगा? कहता है उसके बाद तुम्हारे पैसा ही पैसा होगा, फिर तुम्हारे पास सुकून होगा, फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम आराम से चारपाई पर बैठ के जो है ना लंबी पसार के बैठ जाना। तो कहता है और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? So I mean this is how people think. रेस्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये पर्सनली लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि हमारे रूरल एरियाज़ में बसने वाले लोग, जहाँ पे ज़िंदगी ज़रा हमसे ज़्यादा शांत है, इस बात को बेहतर समझते हैं। आप ये देखिए कि जो मोबिलिटी काम की नीयत से बहुत सारे लोग शहरों का रुख करते हैं, उनकी कोशिश उस ज़िंदगी को एसिमुलेट करने की ज़्यादा होती है। वो आज भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर गांव में किसी को ज़रूरत पड़ी तो 1-2 महीने के लिए काम छोड़कर गांव जाया जा सकता है, किसी को लुक आफ्टर करने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर खेती हो रही है तो खेती की कटाई के लिए मुझे जाना है, या फिर आप दिन में भी देखें तो उनका मामूल होता है कि ये खाने का वक्त है, ये नमाज का वक्त है। वी ऑन द अदर हैंड द वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस लाइव्स इन द सिटीज़, हम रेस्ट को बुरा समझते हैं। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। आरीन, आप क्या समझती हैं कि इज़ दिस अ सिटी फिनोमेना? ये शहरी ज़िंदगी की वजह से ऐसा होता है? जी आरीन। डेफिनेटली। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? जी जी, वी कैन। परफेक्ट। सो बेसिकली मुझे लगता है सिटीज़ में हम एक दूसरे को भी देखते हैं, अच्छा वो ये भी कर रहा है, उसकी साइड हसल भी है। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट लाइक अ रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन दिस, राइट, स्पेशली फॉर वुमेन। हमने एक बहुत हाइपर क्यूरेटेड डोमेस्टिसिटी का आइडिया जनरेट किया, जिसमें हमने बताया कि एक खातून जो है ना वो AI का रोबोट बन गई है, और वो घर भी देखेगी, और वो 3-4 हांडियाँ चढ़ा के ऑफिस जाएगी, वापस आएगी, फिर वो कोई एक होम रेनोवेशन में लग जाएगी। सो मतलब उस सब का पॉइंट ये हो जाता है कि हम देयर इज़ नो एंड, लाइक हम लगे हुए हैं और हम इतना अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं कि फिर हम इन्हीं चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं कि जी तुम कितनी थक गई हो, कि मैं कितनी थक गई हूँ, मैंने कितना आसमान संभाला हुआ है, तुम्हारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं।
और सिटीज में तो डू यू एवर फील गिल्टी, लाइक अगर आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं, मुझे लगता है शहरों में तो बात भी ये होती है आजकल, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, और जिसके पास कोई ज़बरदस्त नई प्रोजेक्ट अपडेट नहीं होती कि भाई मैं अपना घर का अपर पोर्शन पूरा रेनोवेट कर रही हूँ, अगर तो होम मेकर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऑफिस वर्कर है, कोई प्रोफेशनल है, तो जी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नया महाज खोला हुआ है, अनलेस यू हैव दैट अपडेट आप अपने आप को बड़ा बेकार सा इंसान तस्वुर करते हैं। क्या ये सच है? डेफिनेटली सदरा, एंड बीइंग अ मॉम मैं तो इन चीज़ों से बहुत गुजरी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टू कैचअप था अराउंड मी। मैं किसी से मिल रही थी तो मैंने ऐसी कोई बात की तो मैंने कहा मैं तो अपने बच्चे को बाहर ही केचप भी नहीं देती। मतलब ठीक है, वी ऑल हैव आवर ओन चॉइसेस, बट द वे वी टेक प्राइड इन ऑल ऑफ दिस एंड हाउ वी मेक अदर्स फील लेस ऑफ हु दे आर, अ मदर, अ डॉटर, अ वाइफ, इट जस्ट सेज अ लॉट एज अ सोसाइटी। क्योंकि हमने ये गलत स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि जितनी हसल करेंगे उतना ही हम कामयाब दिखेंगे लोगों को और उतनी ही हमारी वर्थ सोसाइटी में बढ़ जाएगी। सो आई थिंक ये सारा फिनोमिना जो है ना, ये ओवरऑल पूरा हमारा जो सिस्टम है, एक टाइम आएगा कि पीपल विल बी सो बर्न आउट, और जो वो पैसे कमा भी रहे होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो खर्च किधर करने। सो आई थिंक स्पेशली बिल्कुल सही बात है। बल्कि ये सवाल मैं आपके पास राबिया लेके आना चाहूँगी, ये हसल कल्चर का, और जो आरीन ने बिल्कुल सही इशारा किया, आप रेस्ट नहीं करेंगे आप बर्न आउट हो जाएंगे। जो काम आपको पसंद भी है आपकी उसके साथ इरिटेशन शुरू हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये आप अपनी प्रैक्टिस में देख रही हैं। डू क्लाइंट्स कम टू यू एंड कंप्लेन कि आई एम कम्प्लीटली बर्नड आउट, या उनको रियलाइज़ भी नहीं होता और वो बर्न आउट हो चुके हैं? एब्सोल्युटली सिद्रा, और वो बर्नआउट का जो है वो रीज़न भी यही डिटर्मिन करते हैं कि वो रेस्ट को नहीं देखते। वो ये करते हैं कि अच्छा मेरी जॉब अच्छी नहीं है, अच्छा मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो बाकी हिस्सों को ब्लेम करने लग जाते हैं और प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये अपने आप से सवाल नहीं करते। और फिर थेरेपी में हम इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि जो उनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो वो 8-9 घंटे की स्लीप या वो रेस्ट या वो क्वाइट मोमेंट्स, वो उनकी ज़िंदगियों से मिसिंग है। और ये ज़्यादातर होता है 30 एंड अबव एजेस में, मैंने बहुत ज़्यादा ये काम देखा है। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आपको वर्कोहॉलिक आप हो जाते हैं या हसल करने की आदत हो जाती है ना, जब पीरियड्स ऑफ गैप आते हैं, वो रेस्ट का वक्त एक्चुअली आपको गिल्टी करता है और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि अपने साथ क्या करना है। हैव यू एवर हैड क्लाइंट्स और पेशेंट्स जो आप समझें कि आप उनको कह रही हैं रेस्ट करें, वो रेस्ट करना भी चाह रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा, उनको समझ ही नहीं आता, वो और ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं इन पीरियड्स ऑफ स्लो टाइम? बिल्कुल, क्योंकि और एंजाइटी में होता ही यही है सिद्रा कि एंजाइटी जो है वो आपको बार बार प्रोवोक कर रही होती है कि यू आर नॉट गुड इनफ इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। तो इसी वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी को हमारी सोसाइटी में इतना ग्लोरीफाई किया गया है, स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची, जहाँ पे हर कोई जो है वो 4 से 5 चीज़ें कर रहा होता है एट वन पॉइंट इन टाइम। तो उसकी वजह से एक फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, फीलिंग्स ऑफ शेम, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विद इन सेल्फ बहुत ज़्यादा क्यूरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एक इंसान अपने आप को वो रेस्ट दे ही नहीं पाता या वो मोमेंट्स कल्टिवेट ही नहीं कर पाता। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो रेस्ट के पीरियड्स में भी अगर आप उसको क्यूरियसली देखें कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत क्यों है एग्जैक्टली, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमने उठाया कि रेस्ट की ज़रूरत क्यों है। रेस्ट आपको फोकस देती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है, आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक लीडर को या एक प्रोफेशनल को चाहिए होती हैं। वासिफ, क्या कहोगे, लीडर्स जब बर्न आउट होते हैं तो वो ज़्यादा बुरे डिसीजंस लेते हैं, यानी इवन कॉमन सेंसिकल चीज़ों को वो भांप नहीं पाते। क्या हमारे यहाँ लीडर्स जो बर्नआउट हो चुके हैं, जो दिन रात या तो मीडिया को फेस कर रहे हैं या ट्रेंचेस में या काम कर रहे हैं, वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसका नुकसान उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है? आई थिंक जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं बहुत लेट हो चुका होता है। वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जस्ट येस्टरडे ही सेड कि मैं वेकेशन से वापस आया हूँ, मुझे एक अजीब सा एंटरप्रेन्योरियल गिल्ट हो रहा है। And when I asked him कि why do you have that entrepreneurial guilt, he said I took a break which was way too long. मैंने बड़ी लंबी ब्रेक ले ली काम से। उसकी एक की वजह ये है कि मैंने उनको ये बात बोली और मैं शेयर भी करना चाहूँगा कि हम जब बिल्कुल ड्रेन हो चुके होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमें ब्रेक लेनी है, और वो भी फिर हम फॉर द सेक ऑफ इट ले रहे होते हैं क्योंकि लेनी पड़ गई है, हेल्थ खराब हो गई, हम बीमार हो गए, बिल्कुल अब हमसे काम मजीद नहीं हो रहा, दिमाग साथ नहीं दे रहा है।
तो उसको ब्रेक को बीच में लेना आई थिंक इज एन आर्ट जो कि मॉडर्न डे लीडर्स को सीखना है और लोग सीख भी रहे हैं। एंड आई थिंक स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट्स आर डूइंग मच बेटर। स्टॉप की मिसाल एब्सोल्युटली, जैसे ओडीज और एचआर डिपार्टमेंट्स इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो करते ये हैं कि आपकी मैंडेटरी ब्रेक्स हैं, जो आपका टाइम ऑफ है इन अ ईयर, यू हैव टू टेक इट ऑफ एंड गेट अवे एंड रिजुविनेट। इस पर मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाते वक्त हमने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि वो लोग जो रेस्ट कर भी लेते हैं या थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं बिफोर दे कम्प्लीटली आर बर्नट आउट एंड आर अनएबल टू डू एनीथिंग, वो भी वापस आने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं। और मैं बड़े ब्रेक्स की बात नहीं कर रही हूँ। आप कितनी ख़वातीन से बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ दोपहर में सोचा था कि एक्स्ट्रा हांडी बना लूँगी या कोई घर का काम कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी थक गई थी मैं सो गई, मैंने 1 घंटे की नींद कर ली। और उस नींद से उठने के बाद आप अपने आप को काफ़ी देर तक हार्ड टाइम देते रहते हैं, ऑलमोस्ट मेंटली पनिश करते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। Somehow I feel this is also linked to our childhood. राबिया क्या कहोगी? हमारे बहुत सारे घरानों में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी हार्ड ऑन चिल्ड्रन। बच्चा आके आपसे कहना कि आई एम बोर्ड एंड दे आर प्रॉब्ली आस्किंग टू प्ले अ लिटिल बिट मोर। आप कहते हैं अच्छा बोर हो रहे हो, ऐसा करो पढ़ाई कर लो, ऐसा करो कोई काम कर लो। और वो कोई हॉबी या फ्री प्ले टाइम कर लेने की कोशिश करता है तो हम उसको ये सवाल करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो जब आप फ़ायदे नुकसान की लेंस डाल देते हैं तो वहीं आपने बेस ख़राब कर दी बच्चे की। तो do you see it's linked to our childhoods? Yes, absolutely, you're right. That's a very valid point. क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ सिद्रा, एक तो ये डिसमिस करना पेरेंट्स का आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। दूसरा ये कि आप अपने पेरेंट्स को मॉडल करते हैं ग्रोइंग अप, राइट। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को यही देखेंगे कि ये हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, प्रोडक्टिव हो रहे हैं, अम्मी जो है वो किचन में भी वो कर रही हैं, घर का भी देख रही हैं, अब्बू जो है वो 12-12 घंटे जो है वो दिन के काम कर रहे हैं, तो हम भी यही सीखेंगे एज इंडिविजुअल जब हम बड़े होंगे, राइट। क्योंकि हमने घर का माहौल ही ऐसा देखा। और सबसे बुरी चीज़ है कि हमने ये ग्लोरीफाई भी बहुत किया है। यानी आरीन, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी बिकॉज यू ऑल्सो वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बेशतर मर्द अपनी वालदाओं की मिसाल अपनी बीवियों को दे रहे होते हैं कि यार उन्होंने तो देखो 6-6 बच्चे भी पाले और हमारे घर में हमेशा गर्म रोटी होती थी और अम्मी तो सीज़न का अचार और मुरब्बा भी बना लेती थी। तो ये सारी बातें वो करके शेम जो हमें कर रहे होते हैं कि अम्मी तो एक रोबोट की तरह काम करती थी। इसका क्या मकसद है? और यानी उन्होंने तो फिर बेचारी ने कभी रेस्ट ही नहीं किया, इसका मतलब है। डेफिनेटली। और असल में वही बात है कि जो हम जज कर रहे हैं वो क्राइटेरिया ही हमारा सारा गलत है। कि अगर हमारा क्राइटेरिया यही है कि कोई मशीन होगा, और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस मैं सुनती हूँ जहाँ जो विमेन है दे फील द शेम क्योंकि वो कंपैरिजन में वो चीज़ें नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो वक्त और हालात भी बहुत बदल गए। और मैं तो सबको यही कहती हूँ कि आज वही नानियाँ दादियाँ, उनका स्क्रीन टाइम देखें आप, दे हैव देयर ओन टैबलेट्स और फोन्स और अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ इवॉल्व्ड। सो जब भी कोई कंपैरिजन करता है तो वी नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट कि भाई तब एसीज भी नहीं होते थे, तब डाइपर्स थे ही नहीं, तो क्या लगाने थे बच्चों को। ये एक, और आई थिंक सोसाइटी में कुछ ऐसे मर्द हजरात होते हैं जो ये प्रोपोगेट करते हैं क्योंकि वो यही चाहते हैं कि ये सब कुछ विमेन ही करें। लेकिन फिर हमें देखना पड़ता है कि उन्हीं की माएँ, उनकी सेहत के इतने इशूज़ होते हैं बेचारियों के। और वो जी एक आपने चीज़ मिस कर दी कि 8-8 बच्चे भी पैदा किए होते हैं उन्होंने, तो वो भी एक होता है कि तुम तो 2 पे ही बस हो गई है और उन्होंने तो 8 किए थे। इंटरेस्टिंग कि वो 2 बच्चों के लिए भी अगर आज की वर्किंग वुमन कभी कहती है कि मुझे नानी चाहिए या आई नीड हेल्प या हमें डे केयर में डालना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी आती है। यानी वो बेचारी अगर रेस्ट मांग भी रही होती है, सपोर्ट मांग भी रही होती है राबिया, तो उसको शेम किया जाता है कि भाई हमने तो 8 बच्चे खुद ही अकेले पाले, तुम्हें 2 के लिए भी नानी चाहिए या 1 के लिए भी नानी चाहिए। इसका क्या सही जवाब है? बिकॉज अक्सर हम ये समझने को तैयार नहीं है सिद्रा कि मतलब अवेयरनेस आ गई है आजकल की औरतों में, और मल्टीपल रोल्स भी विमेन ने आजकल अपनाए हुए हैं। पहले की जो औरतें थी वो सिर्फ होम मेकर्स थी, अब जो औरतें हैं वो बाहर काम भी कर रही हैं। इवन इफ़ देर नॉट कॉर्पोरेट विमेन अगर नहीं भी हैं तो वो छोटा मोटा कुछ कोई ना कोई अपना शुरू कर ही रहा है। तो इसका सही जवाब आई गेस यही होगा कि एक तो टाइम्स आर चेंजिंग, दूसरा कि मतलब इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अगर पहले जो है विमेन
ख़ुद से कर रही थी तो उसके नुकसानात भी जैसे कि हमने पॉइंट आउट किया कि बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है इट्स टाइम टू स्टेप बैक एंड वो बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ वर्किंग पीपल, वासिफ ये सवाल आपके पास लेना चाहूँगी क्योंकि ये फिनोमेना अभी भी हमारे लिए इतना नया है कि कई घरानों में एक काम करने वाले मर्द और एक काम करने वाली खातून को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मर्द आता है तो वो थका आ रहा आया है, वो पैर पसार के काउच पे बैठेगा, उसको चाय या पानी दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर खातून आएगी तो कहते हैं भाई ये तो तुम्हारी चॉइस है ना, लेकिन तुम्हारी प्राइमरी जिम्मेदारी घर की भी है। तो बेचारी बाहर से आने के बाद भी या तो बच्चों को देखेगी, खाना पकाएगी, अगर उसके पास हेल्प मौजूद भी है तब भी समझा जाएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी शुड नॉट बी रेस्टिंग, ये तो उसने बैलेंस करके ही चलना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसका जो नुकसान किसी भी खातून की मेंटल हेल्थ पे होता है और घर के माहौल पे होता है, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें। जी, आई थिंक व्हेन खातून की हम जब बात करते हैं, क्योंकि वो इतने डाइवर्स रोल प्ले कर रही होती हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ का मतलब है इंटायर फैमिली। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, बहुत आई थिंक इस पे बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी हुई है, बट आई थिंक जितना फैमिली का लिटमस है, जो ओवरऑल फैब्रिक है, आई थिंक उसको चेंज होने की ज़रूरत है। किसी हद तक उसके अंदर बेहतरी ज़रूर आई है। आई थिंक हमारी जनरेशन से पहले जो जिनको आप बेबी बूमर रेफर करते हैं, जो हमारे वालिदैन थे, उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल, उनका वर्किंग डे और हमारा वर्किंग डे बहुत फ़र्क है, ऑल्दो अब ज़्यादा कंपटीशन है, बट आई थिंक उसके अंदर मैं बहुत सारे कपल्स को देखता हूँ जो इंटीग्रेटेड बहुत अच्छी अप्रोच रखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेल जेंडर से हैं तभी आपको थकावट ज़्यादा होगी, खवातीन में भी ऑब्वियसली अंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आदमियों के ईगो को भी ना ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचती अगर वो उठकर खुद अपना पानी का ग्लास ले लें या फिर अपने कपड़े खुद धो लें या कपड़े समेट लें। अब मेरे ख्याल में आई एम लविंग दिस अबाउट द न्यू जनरेशन ऑफ मैन, where they have become more involved parents, where they have become more compassionate partners, और इसको हमें encourage करना चाहिए। आरीन, what would you say when men of the house put this as a rule कि नहीं भाई सबके लिए एक जैसा मसावत होनी चाहिए, मैं अपनी बीवी का ख्याल भी रखता हूँ और उसको रेस्ट का उतना ही हक है, उसके बीमार होने के बाद ही रेस्ट ज़रूरी नहीं है, वो आम दिनों में भी रेस्ट कर सकती है। योर कमेंट ऑन दैट? डेफिनेटली आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर सिद्रा, और अभी चेंजेस काफ़ी नज़र आ रही हैं हमें, क्योंकि अब लोग भी देख रहे हैं। असल में हमसे पिछली जनरेशन्स में शायद अगर पढ़ाई थी भी तो काम प्रेफरेंस नहीं था। अब पता चलता जा रहा है कि एक इनकम के साथ घर का वो स्टैंडर्ड नहीं निकल रहा, जो कि और वो आदमी में भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अगर उसकी वाइफ भी इक्वल एजुकेशन के साथ आई है तो उसे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर हम अपने स्टार्ट देखें मुल्क के, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज़। सो दिस शोज़ के आगे और ये चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि जब ये एक नॉर्म बन जाएगा हमारे कल्चर में कि आदमियों को ही स्टेप अप करना पड़ेगा, कि पिछली जनरेशन्स को भी उनको समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल बेसिकली, इंशाल्लाह ताला। एंड दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द प्रोडक्टिविटी पार्ट, बट इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस। अपनी ज़िंदगी में आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करें, लेकिन साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें आपके रेस्ट की, आपके आराम की एक बहुत अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राबिया मौजूद थी, वी हैड वासिफ विद अस एंड आरीन। इट वाज अ प्लेजर टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू। यू कंट्रीब्यूटेड immensely to this subject। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।